हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजेश कुमार यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने का रूल नंबर 2 सीखेंगे। रूल नंबर 2 सीखेंगे। तो कल आपको रूल नंबर 1 बताया गया था असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में बदलने का। आज आपको रूल नंबर 2 बताया जाएगा। पहले रूल नंबर फर्स्ट में आपका असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो अफर्मेटिव का था। जो असर्टिव सेंटेंस था वो अफर्मेटिव का था, और आज असर्टिव सेंटेंस जो है निगेटिव सेंटेंस का रहेगा। यानी कहने का मतलब जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा निगेटिव सेंटेंस होता है। तो कल असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग जो है इंट्रोगेटिव में बदलना सीखे थे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और एक निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इस असर्टिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव में बदलते समय ये ध्यान देना है कि जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट लिखेंगे। अब उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट है, ये निगेटिव रहेगा, और नेवर भी हो सकता है। तो नाट है तो नाट आपका हट जाएगा इंट्रोगेटिव बनाते समय। अगर नेवर है हेल्पिंग वर्ब के बाद नेवर है तो उस नेवर को हम ईवर में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? ईवर, EVER में बदल देंगे। उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगी वो मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखेंगे और फुल स्टॉप के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो अगर आपका जो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट या नेवर, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हो, तो ऐसे कंडीशन में इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट लाएंगे। नॉट वर्ड अगर दिया है हेल्पिंग वर्ब के बाद तो नॉट वर्ड को हम लोग हटा देंगे। अगर नॉट नहीं दिया है, नेवर दिया है, तो नेवर के स्थान पे सब्जेक्ट के बाद ईवर का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड दिया तो अदर वर्ड, उस अदर वर्ड के बाद जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और क्लियर करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से वो दिए गए असर्टिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो देखते हैं। दिया है पहला, द डम कैन नॉट स्पीक। द डम कैन नॉट स्पीक। सब्जेक्ट इसका द डम्ब है तो सब्जेक्ट है। कैन जो मॉडल होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद इसमें नॉट आया है, या तो नॉट आएगा या नेवर आएगा, तो इसमें नॉट आया है और नॉट के बाद जो है मेन वर्ब आई है, और मेन वर्ब के बाद इसमें न तो ऑब्जेक्ट दिया है और ना ही अदर वर्ड दिया है। तो इसका इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करते समय सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन है, कैन। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या लाना है? सब्जेक्ट लाना है। तो सब्जेक्ट क्या दिया है? द डम। डम का मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता है। कैन द डम। अब कहा गया कि इंट्रोगेटिव बनाते समय नॉट को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो नॉट को हटा देंगे। नॉट के बाद जो मेन वर्ब रहेगी वो मेन वर्ब लिखेंगे। तो मेन वर्ब क्या है? स्पीक है, स्पीक लिखेंगे। अब इसके बाद ना तो इसमें ऑब्जेक्ट है, ना ही कोई अदर वर्ड है, ना ही अन्य शब्द हैं। तो इसके बाद मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट हमें क्या लिखना होगा? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना होगा। ऑब्जेक्ट रहता तो स्पीक के बाद लिखते, उस ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड रहता तो वो भी लिखते, तब लास्ट में आपको जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना पड़ता। तो यहाँ जो है मेन वर्ब के बाद ना तो ऑब्जेक्ट दिया है और ना ही अदर वर्ड है, तो बचेगा क्या? आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही, क्योंकि हम जो है असर्टिव से क्या कर रहे हैं? इंट्रोगेटिव में बदल रहे हैं। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो असर्टिव सेंटेंस का है, इसमें दिया है आई शैल नेवर फॉरगेट हर। तो आई शैल, आई क्या है? सब्जेक्ट हो गया, शैल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका इसमें नेवर आया है, पहले वाले में नॉट आया था। और यहाँ फॉरगेट आपकी मेन वर्ब हो गई। फॉरगेट मीन्स भूलना होता है,
और हर इसमें आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंट्रोगेटिव में बदलते समय सबसे पहले जो सहायक क्रिया दी रहेगी उसको हम सबसे पहले लेके आएंगे। तो सहायक क्रिया इसमें क्या है, शैल है, तो शैल को पहले लाया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी शैल हो गई। अब शैल के बाद हमें सब्जेक्ट लाना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट आपका आई है, तो शैल आई। बताया गया कि नेवर रहेगा तो नेवर की जगह क्या लिखना है, ईवर का प्रयोग करना है। और बताया गया कि नाट है तो नाट को हम हटा देते हैं, तो नेवर की जगह ईवर का प्रयोग करना है, ई वी आर, ईवर का प्रयोग हुआ। अब ईवर के बाद हमें मेन वर्ब लाना है। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, फॉरगेट, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है, फॉरगेट, फॉरगेट। और मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हर। अब ऑब्जेक्ट के बाद इसमें भी अदर वर्ड नहीं दिया है, तो बचा क्या आपका, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर पे जो है आपका 2 एग्जाम्पल हुआ। आइए तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। अगर तीसरा एग्जाम्पल का जो स्ट्रक्चर होगा आपका वो सब्जेक्ट हो, और ये सब्जेक्ट जो यहाँ देयर दिया है, और देयर के बाद जो है देयर जो दिया है ये इंट्रोडक्टरी देयर होता है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में जो है कभी कभी आता है। यहाँ पर इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। ऐसे कंडीशन में जब इसके बाद आपका इज, एम, आर, वाज, वर आए, और इसके बाद या तो जो है कोई आर्टिकल आए, या एडजेक्टिव आए, या कोई नाउन आए, तो जब कभी भी आपका इज, एम, आर, वाज, वर हो और उसके बाद कोई मेन वर्ब न हो, कोई दूसरे वर्ड्स हों, अन्य वर्ड्स हों, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकते हैं, आर्टिकल हो सकता है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन हो सकता है, कोई हो, तो ऐसे कंडीशन में हम इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले जो क्रिया दी रहेगी, अब यहाँ इज जो है एज अ मेन वर्ब भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अकेले वर्ब के रूप में सिर्फ इज आया है, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है, तो ये एज अ मेन वर्ब हो गया। तो जब इसका इस प्रकार के सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो जो दिया रहेगा सहायक क्रिया, सॉरी जो क्रिया दी रहेगी उसको हम पहले लेकर आएंगे। तो इज दिया है तो इज लिखेंगे। इज के बाद एज अ सब्जेक्ट इसमें क्या है, देयर है, तो देयर का प्रयोग होगा। देयर के बाद आपका आएगा क्या, नथिंग दिया है, तो अगर कहीं जो है नथिंग दिया है तो उसको एनीथिंग में बदल देंगे। यानी नो जो दिया है, नो, नो को हम किस में बदलेंगे, एनी में बदल देंगे। तो नो को एनी में बदलेंगे तो हो जाएगा ये एनी थिंग, एनी थिंग हो जाएगा। एनी थिंग के बाद जो है जो चीज़ें शेष है सब उसको क्या करेंगे, हम लोग उतार लेंगे। एनी थिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ, और बिजी लाइफ के बाद जो है हमको क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में जो असर्टिव सेंटेंस दिया है वो इसमें सब्जेक्ट है, फिर यहाँ भी आपका इज दिया है, इज के बाद नॉट है, नॉट के बाद आपका क्या है, अ आर्टिकल है, इसके आगे एडजेक्टिव दिया है ये आपका ब्यूटीफुल, और एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन दिया है। तो ऐसे कंडीशन में आप जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे जो वर्ब दी रहेगी, अब यहाँ भी जो है एज इज जो है एज अ मेन वर्ब है, इसके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं आई है तो ये यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में है। तो इज को पहले लाएंगे तो इज आ जाएगा, इज के बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, सी है, नॉट जो दिया है वो हट जाएगा। इज सी अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया। तो ये जो दिया है सी इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये जो दो स्ट्रक्चर, दो जो एग्जाम्पल आपका दिया गया था वो इस स्ट्रक्चर पे नहीं है। जब आपका सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब हो, वर्ब के बाद नॉट हो, है ना, नॉट के बाद आर्टिकल हो, एडजेक्टिव हो, फिर नाउन हो,
या डायरेक्ट नाट के बाद सिर्फ एडजेक्टिव दिया हो, एडजेक्टिवल फ्रेज दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में जो इकलौती वर्ब होगी, इज एम आर वाज वर जो भी होगी, उसको हम सबसे पहले लेके आएंगे इंट्रोगेटिव बनाते समय। जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट लिखेंगे और जो नाट रहेगा उस नाट को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। जब आपका असर्टिव सेंटेंस जो होता है अगर वो नेगेटिव सेंटेंस में है, नेगेटिव का असर्टिव सेंटेंस अगर नेगेटिव का है, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय नाट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब आपका असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव का है, किसका हो, अफर्मेटिव का हो, तो ऐसे कंडीशन में जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नाट का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये रूल नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।